वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में खिताब किया है और उनके खिताब के 9 अहम तरीन नुकात हैं। 9 ऐसी चीजें हैं जिन पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बात की है। वो सारी चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे वो माजी में बात करते रहे हैं, कुछ नई चीजें। नंबर 1, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी के मामलात हैं, जो मईशत के मामलात हैं, उनके ऊपर उन्होंने बात की। और जो कोरोना वायरस के बाद छोटे मुल्क या जिन मुल्कों के ऊपर कर्जा है, उनको अगर कोई रिलीफ दिया गया था, जो रिलीफ उनको मिला है, उसको एक्सटेंड करने की बात की कि ये मुल्क मजीद बोझ नहीं उठा सकते, बहुत सारे मुल्क दबाव में हैं और वो अपने लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की उन्होंने मिसाल दी, तो ये आप रिलीफ इसको आगे बढ़ाइए। दूसरा नुक्ता, उन्होंने कहा कि जो चोरी की दौलत है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो करप्ट लोग पैसा लूट कर ले जाते हैं, इस नुक्ते पर उन्होंने बात की। अच्छा, ये बड़ी टेक्निकल चीज है जो खान साहब ने बताई। उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े मुल्क हैं या तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, तगड़े मुल्क हैं, जैसे यूरोप के कई ममालिक हैं, अमेरिका है, कुछ और ममालिक, आप गल्फ जो ममालिक हैं उनकी बात कर लें, तो वो जानबूझकर इनकरेज करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं ऐसे करप्ट लोगों की, ऐसे करप्ट सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेट्स की, या ऐसे करप्ट बिजनेसमैनों की जो तरक्की पजीर या जो बेचारे कमजोर ममालिक हैं, वहां से लूट मार करके जो दौलत लेकर आते हैं, तो वो उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि अपने मुल्क को लूटो, दौलत को लाकर हमारे मुल्क में रखो। उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको अपने मुल्क में सहूलतें देते हैं, उनका पैसा वहां पे रखते हैं, उनको जायदादें बनाने की इजाजत देते हैं, कारोबार करने की इजाजत देते हैं। जैसे लंदन में पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज जो है वो दुबई में है, यूएई में है। तो इसी तरह से इमरान खान साहब ने कहा कि वो अपने कवानीन पे नजरसानी करें, गरीब मुल्कों का पैसा उनको वापस दें और ये सहूलतकारी बंद करें और ऐसे कानून बनाए जाए कि छोटे मुल्कों को लूट के पैसा बड़े मुल्कों पे ना पहुंचाया जाए। तो इस तरीके से ये लूटमार बंद होनी चाहिए। तीसरा मामला, क्लाइमेट चेंज। ये दुनिया का एक बड़ा अहम तरीन मामला है, बहुत सारे और लीडर्स ने भी इस पे बात की है। क्लाइमेट चेंज का जो मामला है, इस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान इसमें लीड ले रहा है और हमने फैसला किया है कि 10 अरब दरख्त हम लगाएंगे। अभी हमारे पास 3 साल और हुकूमत के मौजूद हैं, तो हम बहुत तेजी से प्लांटेशन कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान को ये एजाज भी हासिल है कि पाकिस्तान ने अपने टारगेट वक्त से पहले अचीव किए हैं, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से या माहौल की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को करना था। तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम ऑलरेडी किया है और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पे शाबाश मिलती भी रहती है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की और ये कहा कि इस पे बहुत कुछ करने की जरूरत है और जितने बड़े फंड्स इसके मौजूद हैं वो उन जगह पे मुहैया किए जाए जहां पे ये फटाफट प्लांटेशन की जाए और माहौल को बचाया जाए। चौथा नुक्ता, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोरोना वायरस को एक नई शक्ल में पेश किया दुनिया के सामने। उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा को मुखातिब करते हुए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, यानी एक मौका मिला हमें कुदरत की तरफ से। यानी सारी दुनिया उसको मुसीबत समझ रही है, सारी दुनिया ये कह रही है कि कोरोना वायरस जो है वो एक मुसीबत है, एक बीमारी है, एक वबा है जिसने इंसानों को तबाह किया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका मिला है आपको ये समझने का कि इंसानियत में नफरत की गुंजाइश नहीं है। हमें कुदरत ने एक मौका दिया है कि हम नफरत को खत्म करें। हमें कुदरत ने मौका दिया है कि सब इंसान इकट्ठे हों, एक साथ आगे बढ़े, एक दूसरे का ख्याल रखें और इंसानियत के साथ चलें। नफरत के खात्मे की बात करते करते फिर वो लेकर गए इस मामले को इस्लामोफोबिया की तरफ। ये था उनका 5वां नुक्ता। अपने 5वें नुक्ते में उन्होंने इस्लामोफोबिया पे दोबारा बात की, जो वो हमेशा करते रहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है, इससे बाहर निकलना होगा दुनिया को, इस्लामोफोबिया को खत्म होना चाहिए। वो पहले भी इस पे बात करते रहे, अब फिर उन्होंने बात की। खास तौर पे उन्होंने चंद चीजों का जो जिक्र किया, खास तौर पे उन्होंने कहा कि तौहीन रिसालत करते हैं लोग, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, हमारा दिल दुखता है। मुसलमानों की जो मुकद्दस मकामात हैं उनकी तबाही करते हैं, उससे मुसलमानों का दिल दुखता है। कुरान मजीद को जलाने के नाउजुबिल्लाह वाक़यात होते हैं और होते हैं, हमने देखा, बड़ा दिल दुखता है मुसलमानों का, उसके ऊपर उन्होंने मजम्मत की। और जो खाके बनाए जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो इस किस्म की जो गुस्ताखियां हैं ये नहीं होनी चाहिए।
اور اس کو انہوں نے کہا کنڈیم کریں اور دنیا مل کے فیصلہ کرے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف یہ جذبات جان بوجھ کر کیوں بھڑکائے جا رہے ہیں. اسلاموفوبیا کو ختم ہونا چاہیے. دوبارہ انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر بات کی. ان کا چھٹا نقطہ تھا جو بھارت پہ شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے, اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا سیکوینس کے ساتھ آ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو اسلاموفوبیا کا زبردست شکار ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے اور اقلیتوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے. یہ جو بات شروع کی عمران خان صاحب نے انڈیا کے حوالے سے, یہ 9:43 پہ شروع کی اور 9:52 تک لگ بھگ 9 سے 10 منٹ انہوں نے پھر انڈیا پہ ہی بات کی. اپنی تقریر کا میکسیمم حصہ انہوں نے اس پورشن پہ رکھا. انہوں نے کہا کہ بھارت میں اسلامی فوبیا ہے اور یہ یہاں پہ آر ایس ایس کا ایک نظریہ ہے. آر ایس ایس کا انہوں نے بتایا کہ اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ کیا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کس طریقے سے آر ایس ایس اور نازی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. ہٹلر کے دور میں جرمن نازی ہوا کرتے تھے جو یہودیوں کو قتل عام کرتے تھے. جو میں مثال دیتا ہوں نا نازیوں والی, دنیا کو ایسے ہی سمجھ آئے گی آر ایس ایس, کیونکہ اگر ہم ان کو ڈائریکٹلی ہٹ کریں گے تو یہودی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو جب ہم یہ کہیں گے کہ یہودیوں کو جس طرح نازیوں نے مارا تھا یہ اسی طرح مسلمانوں کو مار رہے ہیں ہندو, تو ان کو آسانی سے سمجھ بھی آئے گی اور ان کو کنونس کرنا بھی آسان ہوگا. تو پرائم منسٹر نے وہی مثال دی کہ آر ایس ایس کے لوگ, ہندوتوا کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ نازیوں کی طرح ہیں. جیسے نازی یہودیوں کو مارتے تھے اسی طرح یہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں, ان کے گھروں سے نکال کے ان کو مارتے ہیں, ان کا قتل عام کرتے ہیں. گائے کی قربانی اگر وہ کرنا چاہیں تو اس کے اوپر قتل عام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2000 مسلمانوں کو تو مارا گیا تھا گجرات میں, اور تب وہاں پہ وزیر اعلیٰ کون تھا؟ ہزاروں مسلمانوں کو مارا گیا تھا گجرات میں, اور اس وقت وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا نریندر مودی جو اس وقت بھارت کا وزیر اعظم ہے. گاندھی اور نہرو کا سیکولر ملک جو تھا وہ بدل کے اب ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں شدت پسندی ہے, جہاں نازیوں والا رویہ ہے. سمجھوتا ایکسپریس کا انہوں نے ذکر کیا کہ آج تک بھارت نے کوئی کوآپریشن نہیں کی, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اتنا بڑا ظلم ہوا, اتنے لوگوں کو جلایا گیا, لیکن آج تک کچھ نہیں نکلا. اور ابھی آج ہی احتجاج ہو رہا ہے اسلام آباد میں بھارت کی ایمبیسی کے باہر. 11 پاکستانی ہندوؤں کو جو ہے وہ بھارت میں مار دیا گیا پراسرار طریقے سے. اور خبر یہ ہے کہ ان کو راہ والے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے کام کریں, وہ کنونس نہیں ہوئے تو بعد میں ان کو پراسرار طریقے سے قتل کر دیا گیا. عمران خان صاحب نے اپنے اس نقطے میں جو چھٹا نقطہ ہے اس میں بتایا کہ مسلمانوں کا علاج نہیں دیا جاتا وہاں پہ بھارت میں, ان کا کاروبار بند کیا جاتا ہے, بائیکاٹ کیا جاتا ہے, اور ایون یہاں تک ہے کہ 300 ملین انسان کا مطلب ہے لگ بھگ 30 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مسلمان بھی ہیں, ان میں عیسائی بھی ہیں اور ان میں سکھ بھی ہیں. یہ انتہائی خطرے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں بھارت میں. تو اس طرح عمران خان صاحب نے اس سارے معاملے کو کھول کے دنیا کے سامنے بھارت کا اصل چہرہ رکھا, جو مودی کا ایک فاشسٹ چہرہ ہے وہ ساری دنیا کے سامنے رکھا. اب اس کے ساتھ ہی انہوں نے جوڑ کے بات کی کشمیر کی, یہ 7واں نقطہ ہے. اور کشمیر پہ انہوں نے کہا کہ جو 70 سال سے زائد ہو گئے بھارت کو کشمیر کے اوپر ناجائز قبضہ کیے ہوئے, اور پھر انہوں نے کہا کہ نہ صرف 370 اور 35A کو ختم کر کے کشمیر کے اندر اس کے سٹیٹس کو تبدیل کیا گیا, بلکہ وہاں پہ اضافی فوج لگا کے اب 9 لاکھ کی فوج وہاں پہ موجود ہے. ہزاروں لوگوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے, ہزاروں لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں, پیلٹ گنز چلائی جا رہی ہیں, ٹارچر کیا جا رہا ہے, سینکڑوں مسلمان نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے, ان کی لاشیں ان کے گھر والوں کو نہیں دی جا رہی. اس قسم کا ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے, اور ہیومن رائٹس واچ کو سب کچھ پتا ہے. جو انسانی حقوق کی دنیا کی عالمی تنظیمیں وہ سارا کچھ جانتی ہیں کہ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے. بھارت جنیوا کنونشن کی جو وار کرائمز ہیں وہ کر رہا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. اس وقت بھارت جنگی جرائم میں ملوث ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیری ہار نہیں مانیں گے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو کشمیری ہار نہیں مانیں گے. وہ نسلوں سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے اور اپنا حق مانگ رہے ہیں. بھارت ایک خطرناک کھیل کھیل رہا ہے کشمیریوں سے توجہ ہٹانے کے لیے. وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر, نہتے کشمیری شہریوں کے اوپر جو پاکستان کے اندر لائن آف کنٹرول کے ساتھ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کے اوپر بمبارمنٹ کرتا ہے, نہتے شہریوں کو نشانہ بناتا ہے صرف توجہ ہٹانے کے لیے, اور پھر پاکستان کو ریٹیلیٹ کرنا پڑتا ہے.
तो पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। यह भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर जारहियत होगी भारत की तरफ से तो हम हर दफा मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि हम आखिरी हद तक जाएंगे अपना हक लेने के लिए और जारहियत का जवाब देने के लिए। और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह बताया कि ये एरिया न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अगर दुनिया ये समझती है कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है कश्मीर, तो बिल्कुल है। ये एक ऐसी जगह छोड़ी हुई है दुनिया ने जिसका दुनिया फैसला नहीं कर पा रही, और फैसला ना हो पाने की वजह से ये एरिया एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। यहां कभी भी एक एटमी जंग हो सकती है। अगर दुनिया चाहती है कि एटमी जंग ना हो, दुनिया चाहती है कि वो ज्यादा महफूज जगह हो रहने के लिए, तो आपको ये जगह महफूज करनी होगी, यहाँ के लोगों को महफूज करना होगा। और एक जुमला जो उन्होंने बोला वो बड़ा अहम था। उन्होंने कहा जब तक कि हर शख्स महफूज नहीं हो जाता तब तक हर शख्स गैर महफूज है। इसको जरा गौर कीजिएगा, इस जुमले में बहुत ज्यादा ताकत है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब तक हर शख्स महफूज नहीं हो जाता तब तक हर शख्स गैर महफूज है। यानी अमेरिका में या यूरोप में बैठा हुआ कोई आदमी ये ना समझे कि कश्मीरी अगर गैर महफूज है तो मैं महफूज हूं। जब कश्मीरी के तहफ्फुज के लिए यहाँ पे जंग होगी और एटमी जंग होगी तो वहां यूरोप और अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी महफूज नहीं रहेगा, इसके असरात वहां तक जाएंगे। तो इसलिए सबको महफूज बनाया जाए, तभी ये दुनिया महफूज बनेगी। बड़ी डिटेल बात करने के बाद भारत और कश्मीर के मामले पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसके बाद बात की तालिबान के इशू के ऊपर, अफगानिस्तान के इशू के ऊपर कि उसका हल क्या है। उन्होंने कहा कि हमने पूरा ताउन किया अमेरिका से और तालिबान से कि इनके मुज़ाकरात हो और मामला बातचीत के जरिए से हल हो। 20 साल से वहां एक जंग चल रही है और जंग से मसला हल नहीं होगा। हमने सबको टेबल पे बिठाया, जो हम कर सकते थे हमने किया, और हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान का मसला अफगानिस्तान के लोग हल करें। हम ये चाहते हैं कि वहां के लोग फैसला करें कि उन्होंने उस मुल्क को कैसा बनाना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अफगानिस्तान को अफगानी चलाएंगे, पाकिस्तानी नहीं चलाएंगे, अमेरिकन नहीं चलाएंगे, चाइनीज नहीं चलाएंगे, इंडियंस नहीं चलाएंगे, अफगानिस्तान को अफगानी चलाएंगे। वो खुद फैसला करेंगे। वहां तालिबान मौजूद है, वहां की गवर्नमेंट मौजूद है, मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं और पाकिस्तान उसमें जितना अहम रोल प्ले कर सकता है वो करेगा। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ खबरदार किया कि जो अमन के दुश्मन है उनको मौका नहीं देना चाहिए। पहले ही वहां 20 साल से जंग हो रही है। अमन का दुश्मन कौन है? भारत, इजराइल। ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन हो, क्योंकि इनको पता है कि इस खित्ते में अमन होगा ये खुशहाल होंगे। यहां पे अमन होगा तो फिर कश्मीर की बात हो। तो इसलिए भारत अफगानिस्तान में कभी भी अमन नहीं चाहेगा। जब तालिबान से मुज़ाकरात के लिए भारत ने आगे आने की कोशिश की तो तालिबान ने क्या कहा था, याद है आपको? एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इंडिया हमेशा गद्दारों के साथ खड़ा हुआ, इसने हमेशा गद्दारों को सपोर्ट किया। तो इसलिए भारत का बड़ा अजीब सा रोल है। प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिए बगैर कहा कि अमन के दुश्मनों को मौका नहीं मिलना चाहिए। 20 साल से जंग चल रही है। और सबसे आखिर में अहम तरीन इशू पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात की, वो इशू है फलस्तीन का। आपको एक बात की बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि पाकिस्तान 2 रियासतों के उसूल पे खड़ा है और कायम है कि एक रियासत इसराइल बन जाए और एक रियासत फलस्तीन बन जाए। पाकिस्तान ने इतना नहीं कहा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इससे आगे कुछ कहा है जो हमारे जज्बात की तर्जुमानी करता है और पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात की तर्जुमानी करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 1967 से पहले वाला जो नक्शा था वहां चले जाएं आप। यानी जो नक्शा फलस्तीन का और इसराइल का 1967 वाली जंग से पहले का था, जहां फलस्तीन के पास बहुत सारी जमीनें थी, जहां उनके पास बहुत बड़े बड़े रकबे और शहर थे, वो एरिया उनको वापस किए जाए और जो उस दौर में इसराइल के पास था वो इसराइल को दिया जाए। इस तरह 2 रियासतें बनेगी तो हम तस्लीम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि उस नक्शे के मुताबिक फलस्तीन को बनाया जाए एक मुकम्मल आजाद रियासत और अल-कुद्स बैतुल मक़दस फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। ये है असल बात। जहां हमारा किबला अव्वल है, जहां मुसलमानों के मकामात मुकद्दसा हैं, जहां फलस्तीनियों की बहुत बड़ी तादाद रहती है, वो है हमारा यरूशलेम बैतुल मक़दस। यहाँ पे है अल-कुद्स जो है वो फलस्तीनियों का दारुल हुकूमत होगा और इसराइल चाहता है कि वो अपना दारुल हुकूमत बनाए उसको, और फलस्तीनी चाहते हैं कि वो अपना बनाए। लेकिन पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया कि ये होगा। तो ये था प्राइम मिनिस्टर का पूरा खिताब
اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک نپا تلا خطاب تھا. میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں مسنگ تھی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے سال جو پرائم منسٹر نے خطاب کیا تھا وہ بہت زبردست تھا, بہت اس کی تعریف ہوئی, لیکن آج والا یہ خطاب اس سے بہت بہتر تھا, اس سے بہت زیادہ بیلنس تھا, اور اس سے زیادہ ایشوز کے اوپر پرائم منسٹر نے بات کی, اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اور زیادہ گہرائی کے ساتھ بات کی, اور دو ٹوک بات کی, یعنی فیصلہ سنانے والے انداز میں بات کی, اور لوگوں کو یہ بتایا کہ کس چیز کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. تو ایک زبردست خطاب تھا, اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس خطاب کو دنیا بھر میں پذیرائی ملے گی, اور نہ صرف پذیرائی ملے گی بلکہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی شروع ہوگی.